नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्योरी क्वेश्चन आंसर सॉल्व की हूँ, जिसको आप पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर बच्चों, इसके पहले अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, इसलिए सबसे पहले आप तक हमारे वीडियो पहुंचने चाहिए। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चंस को लिख दिया है और हमें प्रूफ करना है। ये आर.एस. अग्रवाल का पेज नंबर 261 का क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 2p - 1 3p + 1 11। इसको प्रूफ करना है। ये AP में है, इसके लिए हमें p की वैल्यू निकालनी है और प्लस ये तीनों टर्म भी निकालना है। ये AP में है, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p - 1 3p + 1 11 आर इन AP, हिंस द नंबर। तो AP में दिया हुआ है, तो उसके लिए p की वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ तीनों नंबर्स भी निकालने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या हम कहे थे, अगर ये फर्स्ट नंबर है तो ये दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और थर्ड और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ऐसे ही करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 3p + 1 - 2p - 1, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म और ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये ही बराबर होगा 11 - 3p + 1 के। ये तो आप जानते ही हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाए, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में घटाए। इट मीन्स कि हमेशा किसी भी टर्म्स को अपने प्रीसीडिंग टर्म में सब्सट्रैक्ट करने पे सेम डिफरेंस हो सभी के लिए, सारे नंबर्स के लिए, कि सीक्वेंस के सारे नंबर्स के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इट मीन्स कि ये नंबर, ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो AP में है तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड माइनस सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। ये दोनों को बराबर कर देते हैं और बराबर करने से ही हमें P की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कैसे निकालते हैं। 3p + 1 माइनस, इस ब्रैकेट से इसे बाहर निकालेंगे तो प्लस साइन जो 2p का है माइनस हो जाएगा और -1 का निगेटिव टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बचेगा। और साथ ही साथ इसको राइट हैंड साइड वाले नंबर को देखते हैं। 11 माइनस, ये ब्रैकेट का नंबर बाहर निकलेगा तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3p पॉजिटिव में है तो निगेटिव हो जाएगा और +1 पॉजिटिव में है तो वो भी निगेटिव हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। 3p में से 2p घटाएंगे तो p बचेगा और +1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से इधर 11 - 1 10 बचेगा और -3p बचेगा। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। दोनों p वाले टर्म को एक साइड लेते आते हैं और ये न्यूमरल्स को एक साइड लेते आते हैं। तो p + 3p बराबर 10, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में 3p निगेटिव साइन लिए हुए हैं, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया है। और ये आप जानते ही होंगे कि जिधर पोजीशन चेंज करने पे राइट साइड के नंबर्स को लेफ्ट लाते हैं तो वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसी तरह 3p को इस साइड लाए हैं तो पॉजिटिव हो गया और ये +2 को इस साइड लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो 4p = 10 - 2 = 8, इसीलिए p = 8/4 = 2।
तो हमें p की वैल्यू निकल गई, यही निकालना था इस क्वेश्चन में। और साथ ही साथ p की वैल्यू डिफरेंट नंबर्स में डालेंगे तो ये टर्म कैसे बनेगा वो निकालना है। तो ठीक है, बहुत आसान है, यहाँ तक पहुँच गए तो अब तो कुछ भी नहीं है, बस p की वैल्यू डालना है और नंबर्स को लिख देना है। तो 2p, p की वैल्यू आई 2, तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 2p माइनस 1, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म 3 हो गया। सेकेंड टर्म हो जाएगा 3p प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और लास्ट टर्म 11 लिखा ही हुआ है, तो नंबर्स आर 3, 7, 11 और so on आर इन AP। कितना आसान है देखो बच्चों, कुछ भी नहीं था, बस p की वैल्यू निकाल देना है। कॉमन डिफरेंस का ध्यान में रख के सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में घटाना है, और सेकंड टर्म को थर्ड टर्म में घटाना है, और इस तरह से हम लोग सोल्यूशन तक पहुंच गए। चलिए हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि अक्सर बच्चों को उसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, इसे हटा देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप भी आर एस अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी में भी अगर कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिखिए, हम क्वेश्चन को अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारी यह कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप एग्ज़ाम में लाएँ और हमारे वीडियो बनाने का ये सफल हो, मकसद सफल हो। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 18, 14, 20, 26 ये नंबर्स दिए हुए हैं, AP में है, विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। बता रहा है कि एक 41st टर्म जो होगा उससे 72 ज़्यादा हो, ऐसा कौन सा टर्म होगा। तो पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं, क्या है, 8, 14, 20, 26 विल बी, ये बोल रहा है कि ये सीक्वेंस है, इसमें ना ऐसा टर्म बताना है जो इसके 41st टर्म से कितना बड़ा हो, 72 मोर देन इट्स 42 टर्म। ये टर्म निकालना है कि कौन सा टर्म होगा यहाँ पे जो इसके 41वें टर्म से 72 बड़ा हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख चुके हैं, इसमें फर्स्ट टर्म निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, और उसकी मदद से हम कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म कोई भी होता है तो हम 41st टर्म निकाल लेंगे, 41st टर्म में 72 जोड़ देंगे और फिर उसके लिए nth टर्म निकाल देंगे इक्वल करके, तो हमें nth टर्म निकल जाएगा कि कौन सा नंबर 41st टर्म से 72 ज़्यादा है। तो यहाँ पर a क्या है, 8 जो कि फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 14 माइनस 8 घटा के देखते हैं क्या आता है, 20 माइनस 14 घटा के देखते हैं क्या आता है, उसी तरह 26 माइनस 20 घटा के देखते हैं क्या आता है, तो सभी नंबर 6 आता है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट नंबर 8 है। ठीक है, इस तरह से निकल गया। अब हमें 41st टर्म निकालना है, 41st टर्म क्या है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम 41st टर्म निकाल देंगे। a की वैल्यू पता 8 प्लस n की वैल्यू 41 माइनस 1, d की वैल्यू 6। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 8 प्लस 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 240 इंटू 6 होता है 240 और प्लस 8 होगा 248। अब हमें ये निकालना है कि कौन सा टर्म होगा जो 248 होगा। ठीक है, बहुत आसान है, जब फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है,
प्लस लास्ट टर्म हमें पता है, तो वो कौन सा टर्म है ये भी हमें आसानी से निकल जाएगा। तो ठीक है, अब कुछ नहीं करना है हमें, वो जो टर्म है मान लेते हैं कि वो टर्म कौन सा है। लेट द टर्म इज पीएथ अज्यूम करते हैं और पी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पीएथ टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। जैसे nth टर्म निकालते थे n माइनस 1 इंटू डी a प्लस करके, उसी तरह pth टर्म हमें निकालना होगा तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितना है 8 प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू पता 6 इज इक्वल टू 248। अब हमें यहाँ से बस p की वैल्यू निकाल देनी होगी और वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो हम मिटा देते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ से ऊपर। ठीक है, क्या है 8 प्लस p माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 248। अब हम यहाँ से मिटा सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोगों से मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि अपने नोटबुक और पेन प्लीज़ लेकर बैठें और मेरे साथ साथ आप भी लिखें, बस सुने नहीं, क्योंकि मैथ सुनने का विषय नहीं है, इसमें लिखने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक आप अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक कुछ भी रटा रटाया इसमें नहीं, इसमें सब कुछ समझने वाली बात होती है। अगर आप लिखते रहेंगे तो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बिल्कुल छप जाएगा सारी चीज़ें और एग्ज़ाम में किसी भी कंडीशन में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और अगर आप ये सोचिएगा कि बस देख लेते हैं और एग्ज़ाम में लिख लेंगे तो पक्का आपसे मिस्टेक होने वाला है और उस दिन आपसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होगा कि काश मैंने प्रैक्टिस किया हुआ होता तो आज मुझे रोना नहीं होता। तो ठीक है, वो कल हो, इससे पहले मुझसे मिले हैं तो मैं आपको पहले ही उस समय का एहसास दिला देती हूँ कि ऐसा अच्छे स्टूडेंट्स के साथ होता है जो कि दूसरों को पढ़ाते हैं पर एग्ज़ाम में खुद न प्रैक्टिस करने की वजह से कम नंबर हासिल करते हैं। तो प्लीज़ आप साथ साथ लिखें, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, 8 क्या करते हैं हम 8 को LHS से राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है, और बचे हुए टर्म को यहाँ पे लिखते हैं। p माइनस 1 इंटू 6 को हम इधर लिखते हैं 248 माइनस 8, क्योंकि ये पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में निगेटिव साइन के साथ जाएगा। तो p माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 240। ठीक है, इसी से हम p माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यह मल्टीपल है 6 का तो इधर डिवीजन बन के जाएगा 240 बाई 6, तो हो जाएगा ये कितना 40। तो इससे हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, 40 प्लस 1 तो 41। 1 मिनट, शायद कोई मिस्टेक हुआ है, आप देख सकते हैं हमने 41st टर्म निकाला था 248। ओहो हो, तो हमें प्लस करना है ना 72, तभी तो हम तो जस्ट सेम ही नंबर आ गया। यहाँ 72 हम प्लस करेंगे और उसे फिर बराबर करेंगे। देखिए लिख के बनाने से क्या प्रॉब्लम होता है, नहीं लिखने से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। हमने एक चीज़ वहाँ पर मिस्टेक किया था, हमें 41st टर्म में 72 ऐड करना है और वो नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसी के साथ आगे बढ़ना है। क्वेश्चन में क्या था कि जब हमारा 41st टर्म आया और हमारा 41st टर्म आया था 248, उसमें 72 ऐड करना है और दिखाना है कि वो नंबर क्या है, ठीक है। वो तो हम जानते ही हैं कि 41st टर्म पहले ही हम निकाल के देख चुके हैं, वो 248 आया था। तो यहाँ पर ऐसे बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन तो यही आना था, 41 ही आना था। तो अब हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर आए हैं 248 माइनस 8 प्लस 72 कर देते हैं, प्लस 72। देखिए क्या आता है, कुछ भी नहीं बदलेगा, आंसर उस तरह भी हम पहुंच जाएंगे आंसर तक। ये आ गया इतना और 6 बाई करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 52। देखिए
आप करके देखिए कैसे हुआ। 248 में 72 जोड़ दिए, अब जैसे जा रहा था उसी तरह +8 को इस साइड लेते हैं तो माइनस आएगा, तो घट के 248 माइनस से 240 आया था, इसमें भी 72 इसी तरह एडअप होते जाएगा। और यहाँ पर देखिए 240 और 72 जोड़ेंगे तो 312 आएगा, और 312 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 52 आएगा, और 52 अगर ये आएगा तो p की वैल्यू होगी 52, और इधर p -1 है तो -1 इधर प्लस बन के जाएगा और ये बन जाएगा 53। देखिए थोड़ा सा ध्यान, कोई चीज़ उतर जाने से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और आपको मिलेगा 0। इसलिए ध्यान में बिल्कुल कमी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यही मैं डिस्कस करने में चली गई तो यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, यही चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे करना है, बहुत आसान था। p = 53rd टर्म, यानी कि यहाँ पे जो हम बता रहे हैं ये टर्म है वो हमारा 53rd टर्म है, ठीक है, जो कि इसके 41st टर्म से 72 ज़्यादा है। ठीक, चलिए कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, आपसे ऐसी आशा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि मुझे लगा कि ये डिस्कस, ऐसे तो इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है लेकिन इसको डिस्कस करेंगे तो शायद आप ज़्यादा आप उसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए ये पेज नंबर 260 का क्वेश्चन है, 260 का, और एग्जाम्पल में डिस्कस किया हुआ है लेकिन इसे मैं अपने तरीके से सॉल्व करती हूँ, शायद आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ न्यू ईयर, नए साल में रेनू सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹17.50। मतलब फर्स्ट वीक में वो 50 रुपया अपने पास सेव करती है और हर सप्ताह वो 17.50 रुपया, 17.5 रुपया सेविंग करते जाती है, मीन्स बढ़ाते जाती है अपने जो वो सेव करना स्टार्ट की है फर्स्ट वीक में। हर वीकली सेविंग बिकम्स 207.50, 207.50 में 250 रुपया वो सेव कर लेती है nth वीक में। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए इसको कैसे करना है, नंबर से दिया हुआ a और d तो आप बहुत आसानी से nth टर्म निकाल देते हैं, लेकिन इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है इस तरह से, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो रेनू क्या करती है, अपने पहले साल में पहले सप्ताह में 50 रुपया सेव करती है, मीन्स हमारा a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 50 रुपया, और क्या करती है हर वीक में 17.5 रुपया जमा करती है, मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, हर सप्ताह में सेम रुपया जमा करती है, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस है, और ये हो गया 17.5 रुपया, 17.5 रुपया वो हर वीक में जमा कर रही है। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि वो nth वीक में, nth वीक कुछ भी हो सकता है, वही हमें निकालना है, वो 207.5 रुपये में 250 रुपया वो अपने पास जमा कर चुकी है, तो वो nth वीक कौन सा है। ठीक है, हर वीकली सेविंग बिकम्स 207.50। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, nth टर्म निकालने के हमें पता है a + n-1 इंटू d, और nth टर्म क्या है 207.50, 250 रुपया, जिसमें 50 पहला टर्म हो गया प्लस n-1 d हो गया 17.50। ठीक है, सिंपल है, कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, nth टर्म बहुत आसानी से निकल सकता है, हमें nth टर्म निकालना है कि कौन सा नंबर है। तो इस तरह से ये वाले टर्म को हम इस तरफ लेते आएंगे तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेते आते हैं, तो 250 में 50 रुपया घटा देंगे तो हमें n-1 इंटू डी हो गया 17.5। तो इसको घटाने पे क्या बचेगा देख लीजिए, 0.50 ऐसे ही रह जाएगा, 207 में 50 घटाते हैं तो 157.50 इज इक्वल टू n-1 इंटू 17.50। अब हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें n की वैल्यू निकालनी, तो n लेफ्ट रहेगा तो हमें ज़्यादा आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। चाहे तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर थोड़ा अजीब लगेगा और कुछ भी नहीं होगा, तो इसे इस साइड लेते आते हैं, n-1 17.50 इज इक्वल टू 157.50। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, n-1
इज इक्वल टू 157.50, ठीक है। और चूंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाके डिवीज़न बन जाएगा 17.50। आप कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा 9th, देख लीजिए, खुद भी देख लीजिए। 17 में 9 से मल्टीप्लाई करने पे 153 होता है, ठीक है। बच जाएगा 4, तो 5 × 9 450 हो जाएगा। तो ये 9 से डिवीजन हो जाएगा। आप खुद से कैलकुलेशन करें। इतना तो आप क्लास 10th में हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि इतना तो आपने कैलकुलेशन को सीख चुके होंगे आप, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो n - 1 = 9, तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 9, और ये इधर -1 है तो इधर जाके +1 हो जाएगा, तो n = 10। यानी कि जो वो थी, क्या नाम था उसका, रेनू, उसने 10वें सप्ताह में जाकर 200-250 रुपया अपने पास रखा था। ये इस नील तो ये देख रहे हैं आप, मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप इस तरह के, अगर आप एपी सीखे हुए हैं तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैंने पहले सप्ताह में 50 रुपया जमा किया है तो साल के अंत में हम कितने रुपए जमा करेंगे, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होता है, पूरे साल में कितना वीक होगा वो कैलकुलेट कर ले, और पूरा इस तरह से एपी के साथ आप आराम से निकाल लीजिएगा कि आज से हम अगर पैसा जमा करना शुरू किए फिक्स रुपीज़, तो साल के अंत तक हमारे पास कितना रुपया होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताइए कि 2021 में रेनू अगर पहले सप्ताह में 50 रुपया जमा करती है और हर सप्ताह में 17.5 रुपया जमा करती है, तो साल के दिसंबर में वो कितने रुपये उसके पास होंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि साल के अंत में 2021 के अंत में रेनू के पास कितने रुपये होंगे। और आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, ये भी आप ज़रूर बताइए। और आप सब अच्छे से रहे, खूब मज़े से पढ़े और अव्वल नंबर से परीक्षा में सफल हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।